गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आज आपके लिए लूँ जेडी की जो न्यू स्कीम निकली है गोविंद विहार, गोविंदपुरा के अंदर है, जो रोपाड़ा हेरिटेज सिटी में पड़ती है। तहसील वगैरह जो इसकी लगती है वो सांगनेर तहसील के अंदर है। तो काफ़ी लोगों का भी शंका है कि गोविंदपुरा ये अपने कालवा रोड पे स्थित है वो है, लेकिन ये गोविंदपुरा जो है अपने यहाँ पे सांगनेर तहसील में है, वो वाला है। तो अपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसके अंदर। इसमें जो आवासीय योजना के अंदर है जेडी के 202 भूखंडों का आवंटन है, तो इसमें लिखला है। तो 202 भूखंड काफ़ी अच्छी इसमें अंदर है संख्या भूखंडों की। तो लॉटरी के आवंटन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि है जो 25 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है, और लॉटरी की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 24 जनवरी रखी गई है। लेकिन इसमें यानी कि संपूर्ण 1 महीने का टाइम मिला है आपको, और जो लॉटरी निकलेगी वो आपको निकलेगी फरवरी के अंदर, यानी 5 फरवरी 2025 को। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें और इसका लाभ ले। मैं आपको इसके मुख्य बातें एक बार बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, इसकी क्या क्या शर्तें वगैरह है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी पात्रता वगैरह, इसमें इनकम वगैरह क्या क्या रहेगी, कौन कौन से श्रेणियों में इसमें आवेदन करना है, लॉटरी अगर सफल हो जाती है तो उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, फॉर्म वापस लेने की क्या होता है। तो इसमें काफ़ी बातें हैं, तो मैं आपको मुख्य बातें इसकी एक बार बता देता हूँ। जो लॉटरी है उसका नाम रखा गया है ना गोविंद विहार, गोविंदपुरा रोपाड़ा के अंदर है। इसके अंदर जो पर गज के हिसाब से प्लॉटों की जो रेट रखी गई है वो 18,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रखी गई है। इसमें अलग अलग भूखंडों की संख्या जैसे 45 वर्ग मीटर है, 46 से 75 वर्ग मीटर है, 121 से लेकर 220 वर्ग मीटर के आसपास भूखंड है, और 220 वर्ग मीटर से ऊपर के भी भूखंड है। तो इसमें जो भूखंडों की संख्या रखी गई है 45 वर्ग मीटर वाले में 34 रखी गई है, 46 से 75 में 55, 121 से 220 वाले में रखी गई 48, और 220 से अधिक वाले में रखी गई है 65। इसमें जैसे परिवार की जो कुल आय है उसके अनुसार ही इसके अंदर आवेदन होगा। जैसे परिवार की अगर इनकम है 3 लाख से कम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो उनको जो भूखंड मिलेगा वो मिलेगा 45 वर्ग मीटर के हिसाब से, उस कैटेगरी के अंदर ये भूखंड मिलेगा। इसके अलावा जैसे LIG है वो लोअर इनकम ग्रुप का पार्ट है। लोअर इनकम ग्रुप में 2 रखी गई है, लोअर इनकम ग्रुप का पार्ट है। लोअर इनकम ग्रुप में 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की इसमें इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है। और इसके बाद में है जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो रखी गई है अपने 12 से 18 लाख रुपए, और हायर इनकम ग्रुप के अंदर रखा गया HIG इसको बोलते हैं अपन, 18 लाख से 20 लाख रुपए तक का ये इनकम की क्राइटेरिया रखा गया है। इसी इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से ही अपना इसके अंदर आवेदन होगा। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान देना है, अगर आवेदन कर रहे हो आप तो इनकम ग्रुप के हिसाब से ही करें, अन्यथा नहीं आपको लॉटरी आवंटन के पश्चात आपको दिक्कतें हो सकती है। आवंटन की जो दर है वो 18,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रखी गई है, मैंने आपको पहले बता दिया था। इसमें जैसे आप 45 वर्ग मीटर वाले में करते हो जिसमें इनकम आपके 3 लाख से कम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो 10,000 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम लोअर इनकम ग्रुप में अगर आप आते हो तो 20,000 रुपये रखी गई है, और मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए 40 और हायर इनकम ग्रुप वालों के लिए 50,000 रुपये रखी गई है। इसके बाद में मैं बता दूं आपको जो इसकी सामान्य शर्तें हैं वो आपको बता देता हूं मैं आपको। इसके अंदर जो फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर 1,000 रुपये आपकी फीस रखी गई है फॉर्म भरने की। जैसे 10,000 रुपये अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो 10,000 रुपये तो आपके वो रखी गई है इसके अंदर भूखंडों के, मतलब जो राशि रखी गई ना भूखंड की 10,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, मतलब ये अलग से लगेंगे। मतलब आपको टोटल देने पड़ेंगे 10 प्लस 1,000 11,000 रुपये। जो 1,000 रुपये आपको अगर आप लॉटरी आवंटन नहीं होती है तो 1,000 रुपये तो आपके नॉन रिफंडेबल रहेंगे, बाकी 10,000 रुपये आपके रिफंडेबल हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये रखा गया है इसके अंदर। इसके अलावा ये फॉर्म फीस सब में सेम रखी गई है। जैसे अगर इसके अलावा भी कोई कैटेगरी आती है, जैसे आप मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप में आते हो या फिर हायर इनकम ग्रुप में आते हो, तो जो भूखंडों के लिए जो राशि रखी गई वो तो 20,000 रुपये, 40,000, 50,000 रुपये रखी गई है। लेकिन इसके बाद में जो फॉर्म फीस है वो सब में सेम रहेगी 1,000 रुपये। जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हो तो 10,000 प्लस 1,000 11,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। और अगर लोअर इनकम ग्रुप में आते हो तो 20,000 प्लस 1,000 21,000 रुपये का फॉर्म भरेगा। और मिडिल इनकम ग्रुप में आते हो तो 40,000 प्लस 1,000 का फॉर्म भरेगा। इसके अलावा हायर इनकम ग्रुप में आते हो तो 50 प्लस 1,000 रुपये आपके नॉन रिफंडेबल रहेंगे। बाकी सारी जो अमाउंट है जो आपके लिए वो रिफंडेबल हो जाएगी अगर आपकी लॉटरी नहीं निकलती है। तो इसमें एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
तो एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से आवेदन नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप एक व्यक्ति है, आपने 10-15 फॉर्म लगा दिए तो वो आपको सारे ही आवेदन निरस्त हो जाएंगे और राशि भी आपकी जब्त हो जाएगी। तो आपको जो 10,000 या 20,000 कोई भी कैटेगरी में आप करते हो तो वो भी आपकी राशि नहीं मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान देना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको। अगर आप फॉर्म ई मित्र से भरते हो तो ई मित्र से भी भर सकते हो, बाकी आप फॉर्म डायरेक्ट वेबसाइट से भी भर सकते हो। इसमें आप पेमेंट वगैरह है वो डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वगैरह से किसी से भी कर सकते हो, ये भी इसके अंदर है। इसके अलावा जैसे अगर आपको लॉटरी नहीं मिलती है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। इसमें अगर आप जैसे ई मित्र से करते हो तो इसके अंदर आपको बैंक पासबुक वगैरह भी चाहिए होगी। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से करते हो जेडीए की तो उसके अंदर आपको बैंक पासबुक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ इसमें जो मेन बातें हैं, तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी ऐसे तो, नहीं तो मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आपको बैंक अकाउंट देना है तो वो चालू बैंक अकाउंट ही देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने बंद अकाउंट दे दिया। बंद अकाउंट अगर आपने दे दिया तो उसमें क्या होगा कि आपका रिफंड आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आपने ऑनलाइन जेडी की वेबसाइट से पेमेंट किया है तो उसमें आपको बैंक पासबुक तो मांगेगा नहीं, उसमें आप जिस माध्यम से पेमेंट करते हो उसी माध्यम से आपके वापस रिफंड होगा। जैसे अगर आपने यूपीआई से किया है या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किया है पेमेंट तो उसी माध्यम से आपका वापस रिफंड होगा पेमेंट। इसकी जो आवेदन की पात्रता है, सबसे पहले तो पात्रता है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। जो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए उसके लिए राजस्थान का ही व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाहर का अगर कोई निवासी है तो इसके अंदर आवेदन कर रहा है तो इसके लिए अपात्र घोषित हो जाएगा। तो बाहर के व्यक्ति इसमें ना करें, ये सिर्फ राजस्थान वालों के लिए ही है। और इसके अंदर जो आयु सीमा रखी गई वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए। इसमें जो अगर आप अकाउंट डिटेल देते हो तो वो देना पड़ेगा आपको, जो बैंक की खुद का बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप आवेदन अपना कर रहे हो और बैंक अकाउंट पिताजी की लगा रहे हो या फिर मदर की लगा रहे हो, किसी और की लगा रहे हो, तो वो सब इसमें नहीं चलेगा। इसमें खुद का ही आवेदन हो जाए, खुद के नाम से ही। इसके अलावा जैसे इसमें ये दे रखा है कि आवेदन का स्वयं या उसकी पत्नी, उसके पति या किसी आश्रित के बाद राजस्थान के किसी नगरीय क्षेत्र जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक हो में आवासीय भूखंड मकान रिजॉर्ट पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो आवेदन कर रहा है उसका खुद के नाम से या फिर उसके पत्नी के या फिर उसके जो भी कोई आश्रित है, जैसे आश्रित माता पिता कोई भी आश्रित है, तो उनका जो अगर आप आबादी क्षेत्र आपका जो है 1 लाख से अधिक है तो उसके अंदर आप रह रहे हो तो उनके किसी भी नाम से पहले प्लॉट वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे या फिर आप कोई लीज पे प्रॉपर्टी ले रखी है तो 10 साल के अंदर, जैसे मान लो आपने कोई शॉप वगैरह ले रखी हो लीज पे, कोई भी फैक्ट्री वगैरह लीज पे ले रखी है तो 10 साल के अंदर आपके कोई लीज पे भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप आवेदन के लिए अपात्र घोषित हो जाओगे। इसके लिए जो सकल आय वो मैंने आपको पहले बता दी कि इसमें जो इनकम काउंट होगी वो सकल इनकम काउंट होगी। इसमें डिडक्शन के बाद वाली इनकम काउंट नहीं होगी। डिडक्शन से पहले जो इनकम काउंट होती है सकल, इसको अपन बोलते हैं। एक इनकम होती है जो सकल, जैसे कटौतियों के बाद वाली जो इनकम होती है वो, और इससे जैसे कटौतियों से पहले की इनकम जो होती है वो इसमें मान्य होगी। जैसे आप ग्रोस इनकम वगैरह लगाते हो तो वही इसमें काउंट होगी, कटौती के बाद वाली इनकम इसमें काउंट ना करें। इसमें जो मैंने आपको पहले बता दिया कि AWS कैटेगरी के अंदर सकल वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। लोअर इनकम ग्रुप में 3 लाख से 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मिडिल इनकम ग्रुप में 12 लाख से 18 लाख के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हायर इनकम ग्रुप में 18 से 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो राज्य के या केंद्र के जो भी कर्मचारी है उनकी सकल आय को ही इसमें काउंट किया जाएगा, जो भी 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रतिवर्ष के हिसाब से। इसके बाद में राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी की मृत्यु उपरांत 10 वर्ष की अवधि में विधवा महिला जिसके पति मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, इसके बारे में बताया गया है। इसमें इस टाइप से काफ़ी है जो आप मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें और भी क्या है, अगर आपकी लॉटरी सफल हो जाती है तो उसके बाद में जो आवंटन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहेगी ये मैं आपको बताता हूँ। लॉटरी में सफल हुए आवेदक को जयपुर विकास प्राधिकरण वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड किए जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। जैसे किसी का लॉटरी में नंबर आ जाता है तो उसको जो जेडी की वेबसाइट है वहाँ से फॉर्म डाउनलोड होगा
उसके बाद उसी को सुविधा मिलेगी हर किसी का फॉर्म डाउनलोड नहीं कर। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो अथवा हस्ताक्षर साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज लॉटरी की 30 से 21 दिन के अंदर संबंधित जोन कार्यालय में जमा कराना होगा, अन्यथा आवंटित निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये एक मुख्य बात है, आप इसको ध्यान रखें। जैसे आपका लॉटरी का आवंटन होता है तो ये फॉर्म होगा जो आपको जीएडी की वेबसाइट पे मिलेगा, जिसके नाम से लॉटरी आवंटित है, उसको फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर फोटो को फॉर्म को उस पर फ़ोटो वगैरह लगा के हस्ताक्षर वगैरह करके और जो साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे वो 21 दिन के अंदर अंदर ही आपको जोन कार्यालय में जमा करवाने होंगे। इसके बाद जैसे शपथ पत्र हो गया निर्धारित प्रपत्र में, जो इसमें शपथ पत्र का प्रारूप इसमें दिया गया, उस प्रारूप के अंदर ही शपथ पत्र आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा सक्षम अधिकारी जा रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र समस्त आवेदकों के लिए। एक मूल निवास प्रमाण पत्र आप सभी को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि मूल निवास इसके अंदर मैंने है, क्योंकि राजस्थान का मूल निवासी ही होना चाहिए। इसके सबसे पहले जो इसमें क्राइटेरिया आता है वो यही है कि आप राजस्थान के मूल निवासी, तो सभी को आपको मूल निवास बनवाना पड़ेगा। तो एक मूल निवास ज़रूर बनवा लें अपने जो भी देखने वाला है इसमें। इसके अलावा जैसे फ़ोटो, वोटर ID या फिर आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बामासा कार्ड, कोई भी एक चीज़ आपको इसके साथ लेके जानी पड़ेगी अगर आपका लॉटरी में आवंटन होता है तो। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप लॉटरी का आवंटन कर दिया तो वापस लेना चाहते हो तो ये ऑफलाइन होगा। इसके अंदर 20% राशि आपकी काट के रिफंड हो जाएगी। इसमें 20% राशि आपकी काट लीजिए, तो इतनी जल्दबाजी में ना करे कोई फैसला। अगर आप करें तो पहले आप संपूर्ण विचार विमर्श करने के बाद ही इसमें आवंटित करें, नहीं तो आपकी 20% राशि काट लीजिए अगर आप आवेदन वापस लेते हो तो। और अगर किसी की लॉटरी नहीं निकलती है तो उसके जो भी होगा ना वो रिफंड हो जाएगी राशि। ऐसा नहीं है कि आपकी जो राशि कटी है वो पूरी रिफंड नहीं होगी। ओनली 1000 रुपये जो फॉर्म फीस रखी गई है वो रिफंड नहीं होगी। बाकी सारे जो भी आप किस कैटेगरी में आते हो, जिस हिसाब से आपने आवेदन किया, वो सारा पैसा आपका रिफंड हो जाएगा इसके अंदर। अन्य महत्वपूर्ण बातों का एक अलग से टॉपिक दिया है जिसमें आपको 99 वर्ष के लिए ही आपको आवंटित किए जाएंगे। कुछ मुख्य बातें इसके अंदर लिखी हुई है और भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसके अंदर जो समस्त आवेदकों के लिए जो एक उत्सव प्रमाणित है वो आपको शपथ पत्र, जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रमाण पत्र आपको लॉटरी आवंटन के बाद में देना पड़ेगा भर के। ये एक आय प्रमाण पत्र है, ये भी आप इसमें देना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो उनके लिए भी देना पड़ेगा, सैलरीड पर्सन वगैरह के लिए। जैसे अगर इनकम टैक्स भरते हो तो ITR वगैरह, उसके साथ पैन कार्ड की डिटेल वगैरह भी आपको इसके अंदर देनी पड़ेगी इनकम प्रूफ के लिए। तो ये काफ़ी सारे फॉर्म हैं जो अलग अलग कैटेगरी हिसाब से अलग अलग दे रखे हैं, वो आपको जमा करवाने पड़ेंगे लॉटरी आवंटन के पश्चात। इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। तो काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट है, जो फॉर्म है वो दिए हुए हैं। तो आपका जो भी जिससे रिलेटेड आप हो वो इसके अंदर है, वो आप फॉर्म भर सकते हो इसके अंदर। बाकी GAD की वेबसाइट पे जाके भी आप इसमें देख सकते हो, इसी PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये PDF में और चाहिए तो मैं आपको, आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा पर्सनली। जिसको ये PDF चाहिए जिसमें आप पूरी जानकारी है तो मैं आपको एक कमेंट करोगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। बाकी इसमें जो भी है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि कभी आपको चालू हो रहे हैं और कब ये लास्ट डेट इसकी कब है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो ऊपर ही लिखा हुआ है इसके अंदर, ये गोविंद विहार की है, गोविंदपुरा। ये गोविंदपुरा से लोग काफ़ी कंफ्यूज रहे कि ये कालवा रोड पर आए, लेकिन ये अपने जो है सांगानेर तहसील के अंदर पड़ता है, गोविंदपुरा रोपड़ा हेरिटेज। इसके जो आवेदन की तिथि है वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और अपने अंतिम तिथि है वो 24 जनवरी 2025 तक की है। और लॉटरी जो है जो 5 फरवरी को निकलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करें। और अधिक जानकारी के लिए कि कैसे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे इसका फॉर्म भरना है मित्र के द्वारा, और कैसे इसका फॉर्म भरना है डायरेक्ट। अगर जो मित्र से नहीं भरना चाहते, खुद घर बैठे फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे फॉर्म भरना है, ताकि आप घर बैठे भी अगर फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो। थैंक यू।